हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों, आज हमें फोर्थ यूनिट स्टार्ट करनी है, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। और इससे पहले तीनों यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में लिंक भी आ जाएगा। तो बच्चों, हम देखेंगे कि आज हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स में। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले तो हमारा अटैक होगा वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की दर या वेग। ठीक है बच्चों। और तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। जो हमारे टॉपिक्स हैं ये दोनों, इन टॉपिक्स पर जो एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को बेटे डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे यूनिट का नाम है रासायनिक बल गतिकी, कि रासायनिक बल गतिकी का क्या मतलब होता है। देखो, मैं समझा रहा और लिख भी रहा, देखते रहिए बेटे ध्यान से। हम लिख रहे बेटे रासायनिक बल गतिकी रासायनिक विज्ञान की रासायनिक विज्ञान की वह शाखा होती है। ध्यान से समझेंगे बेटे सब बच्चे। वह शाखा होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, समझ में आ रहा ना? अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। बताओ, समझ में आया क्या आपके? तो हमें यह समझ में आया कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करेंगे, और बेटे उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, उस शाखा को कहते हैं हम रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों। अब हमें अगले स्टेप पे आना, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल। हमें अब सीखना है बेटे वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। और जो जो बातें मैं बोलता जा रहा उन्हें आपको बेटे बिल्कुल ध्यान से समझनी है। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं होती हैं बेटे 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। उनमें से बेटे नंबर 1 जो है उसका नाम है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया को आप कह सकते हो फास्ट रिएक्शन। ठीक है बेटे, तीव्र अभिक्रियाएं या फास्ट रिएक्शन। चलो इनके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो आपका दिमाग बहुत तेज है, आपको समझ में आ गया होगा पहले से ही। तीव्र अभिक्रिया उसे कहते हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में, 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटे? पूर्ण हो जाती हैं। 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं बेटे? तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये बात ध्यान रखनी और यहाँ लगा लियो आप कोमा। तो हमें पता चला कि 1 सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती है। तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम पता क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी अतः, देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, अतः इन अभिक्रियाओं का वेग, इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मतलब क्योंकि इनका स्पीड बहुत फास्ट है ना। जब इन अभिक्रियाओं का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है तो हम इनका वेग बेटे ज्ञात कर ही नहीं सकते, इसलिए लिखा मैंने अतः इन अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बात और बता रहा मैं आपको, जैसे मैं आपके सामने इसका एग्जाम्पल लिखता हूं। तीव्र अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल हो सकते हैं ज्यादातर जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं ना बेटे, आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे उदासीनीकरण हो गया। क्या हो गया बेटे? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण आपको पता है जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, जैसे आप कह सकते हो अवक्षेपण। अवक्षेपण भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं वे सब आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं ज्यादातर, और उन सब का वेग होता है बहुत तेज। जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं इसी में ही, जैसे मैं आपको कह दूं कि मेरे पास NaCl का विलयन है और NaCl के विलयन की आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा दो। ये भी विलयन है, ये भी विलयन है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखो क्या बनेगा। बाहर क्या है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और बेटे AgCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा, जो आपका सफेद रंग का अवक्षेप होगा। देखो ये अवक्षेप का ही तो निशान है। तो इसका मतलब हमें पता चला कि आयनिक अभिक्रियाएं जितनी भी हैं उनका स्पीड इतना फास्ट है कि 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूरी हो जाती हैं रिएक्शन। और जब बेटे वे रिएक्शंस 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूरी हो जाएंगी तो उनका वेग हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसी क्या खासियत है आयनिक अभिक्रियाओं के अंदर कि ये 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूरी हो जाती है। ठीक है, मैं बता रहा, कान खोल के सुनो बिल्कुल। बताऊं, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं इनमें बेटे बॉन्ड बनने और टूटने की प्रोसेस ना के बराबर होती है। यानी आयनिक रिएक्शंस में मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स जो है लगभग ना के बराबर है। ना तो बॉन्ड टूटते हैं ना तो बॉन्ड बनते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो आपने Na और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ Ag और NO3 के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया। तो बेटे एक बात ध्यान से समझो कि NaCl और AgNO3 दोनों विद्युत अपघटक हैं। आपने NaCl का भी जलीय विलयन ले रखा है और AgNO3 का भी आपने जलीय विलयन ले रखा है। तो बेटे जल में जब आप NaCl को घोल दोगे तो वो कोई NaCl के फॉर्म में थोड़ा ही रहेगा, वो तो बेटे आयनों में टूट के रहेगा, क्योंकि वो विद्युत अपघटक है। वो कैसे रहेगा बेटे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये है कि NaCl और AgNO3 दोनों विद्युत अपघटक हैं, ये तो पहले ही आयनों में टूटे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जितना भी आयनिक रिएक्शंस हैं, आयनिक अभिक्रियाएं जितनी भी हैं, उन आयनिक अभिक्रियाओं की खासियत यह है कि उनका स्पीड इतना फास्ट होता है कि 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, और जिसके कारण आप उनका वेग ज्ञात नहीं कर सकते हो। लिख दिया, वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर 2 पे आगे बेटे। नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाओं को आप क्या कह सकते हो बेटे? वेरी स्लो रिएक्शंस। अति मंद अभिक्रियाएं या वेरी स्लो रिएक्शन। चलो इसके बारे में बात कर रहे बेटे, अति मंद अभिक्रियाएं या वेरी स्लो रिएक्शन। नाम से ही पता चल गया होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से ही समझा रहा आपको। आप लोहे का टुकड़ा लो, उसके ऊपर पानी डाल दो और उसे देखते रहो कि कब जंग लगेगा उसके ऊपर। तो बताओ, जंग 1 महीने में लग जाएगा, 1 साल में लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। पता चला कि 1 साल हो गया और जंग लगना शुरू भी नहीं हुआ है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं अति मंद अभिक्रिया।
तो हम लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कुछ महीनों व वर्षों में भी अभिक्रिया के प्रारंभ होने की जानकारी भी नहीं मिलती है। समझ रहे आप बात? मतलब हमें यूं ही भी नहीं पता चल रहा कि रिएक्शन स्टार्ट हुई या नहीं, जानकारी भी नहीं मिलती है। अर्थात इसका मतलब पता क्या है? अर्थात कोई दर्शनीय परिवर्तन, यानी कि कोई ऐसा परिवर्तन जिससे पता चल जाए, जो दिखाई देता हो, दर्शनीय परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि रिएक्शन स्टार्ट भी हुई या नहीं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अति मंद। क्या कहेंगे बेटे? अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? तो अति मंद अभिक्रियाएं वे होंगी, कौन सी होंगी? जिनका वेग बहुत स्लो होगा, कुछ महीनों और कुछ वर्षों में भी, जो शुरू ही नहीं होने की तो खत्म तो होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैं यही लिख रहा एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल लिखने से पहले एक चीज और लिख लो, ये इनका स्पीड बहुत स्लो है, तो मैं लिखूंगा इनका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इनका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत स्लो है ना। यूं थोड़ा ही है कि हम पूरी जिंदगी बिता देंगे अपनी एक ही काम में, लोहे को भिगो के पानी में बैठते रहेंगे। बहुत सारे काम है हमें फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, ठीक है, और यूट्यूब भी चलाना है, और सबसे बड़ी बात पबजी भी तो खेलना है। जिंदगी में बहुत जरूरी काम है। यूं नहीं कि एक अतिमंद अभिक्रिया को लेके बैठ गए और पूरी जिंदगी बिता दी अपनी, और रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई। इसलिए लिखा इनका वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब लिख रहा बेटे मैं इनके एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में तो एक तो मैं लिखूंगा लोहे पर जंग लगना। तो बेटे लोहे पर जंग लगना एक अति मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक और बताऊं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, यानी उत्प्रेरक नहीं होना चाहिए, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में आपस में क्रिया करके क्या बना देना? H2O का निर्माण करना। ठीक है, यह भी बहुत स्लो प्रोसेस है। इतने साल हो गए पृथ्वी को बने हुए, करोड़ों अरबों खरबों साल, आज तक तो हवा की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने आपस में क्रिया करके जल का निर्माण नहीं करा है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे पढ़ेंगे। ये बातें तो आपकी समझ में आ गई होंगी। लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया? हमारे देश के प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे एक बात बताओ मुझे, तीव्र अभिक्रिया तो उसे कहते हैं जो 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में पूरी हो जाती है और हम उसका वेग नहीं निकाल सकते हैं। और अति मंद अभिक्रिया वो होती है जिसमें कुछ महीनों और कुछ वर्षों में भी रिएक्शन के स्टार्ट होने का भी पता नहीं चलता है। वो बहुत स्लो है, इसलिए उसका भी वेग हम नहीं निकाल सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है, क्या लिखा हुआ बताओ? हम पढ़ेंगे अब मंद अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन।
अति मंद अभिक्रिया नहीं है बेटे, ये है मंद अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया का क्या मतलब है, देखो मैं लिखते हुए समझा रहा, देखिए जरा, मैं लिख रहा बेटे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ध्यान से देखिए जरा, जो कुछ मिनटों, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, जो कुछ मिनटों या घंटों में, ध्यान से समझियो, घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बताओ समझ में आई क्या बात, क्या कहलाती हैं बेटे, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके बारे में एक बात बताऊंगा, इनका वेग ज्ञात किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है बेटे, बताओ क्यों किया जा सकता है इनका वेग ज्ञात। इनका वेग बेटे इसलिए ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि इन्हें कंप्लीट होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, और एक बात और बता रहा मैं आपको, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं, मान लो मैं कहूंगी, चलो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल में ध्यान रखना है कि आणविक अभिक्रियाएं जो होती हैं ना, आणविक अभिक्रियाएं जितनी भी हैं, वे सब मंद अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं बेटे, मंद अभिक्रियाएं। जैसे एक एग्जाम्पल है 2H2O2 रिवर्सेबल 2H2O प्लस O2। इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में कहीं भी आपको आयन नहीं नजर आ रहा है, आयन तो नहीं है इस रिएक्शन में, तो इसका मतलब इसमें क्या है, अणु है। और जिस रिएक्शन में अणु होते हैं उन रिएक्शंस को कहते हैं हम आणविक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारे पास मंद अभिक्रिया। और आपको पता है कि तीव्र अभिक्रिया का वेग हम नहीं निकाल सकते, अति मंद अभिक्रिया का वेग हम नहीं निकाल सकते हैं। हम किसका वेग निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बेटे मंद अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो इसलिए एक बात बताऊं आपको, बहुत अच्छी बात, चलो मैं यहाँ एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको। ये जो हमारा चैप्टर है ना, तो मैं लिखूंगा इस पाठ में, ये जो चैप्टर है इस पाठ में हम मंद अभिक्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे। बताओ समझ में आया क्या कुछ। इस पाठ में बेटे हम जो स्लो रिएक्शंस होती हैं उन्हीं के बारे में स्टडी हमें करनी है, क्योंकि पाठ का नाम है रासायनिक बलगतिकी, और रासायनिक बलगतिकी का मतलब होता है विज्ञान की या रासायनिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग का अध्ययन किया जाता है। अब वेग का अध्ययन तो बेटे जब करेंगे जब हम वेग निकाल सकते हो किसी का, और वेग निकलेगा तीनों में से केवल इसका, मंद अभिक्रिया का या स्लो रिएक्शन का। तो बताओ समझ में आई क्या बात। मैंने बताया कि वेग के आधार पर अभिक्रिया तीन प्रकार की होती हैं, एक तो तीव्र अभिक्रिया, एक अति मंद अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो चलो अगले पॉइंट पे मूव कर रहे। अब हमें पढ़ना है बेटे, एक नई चीज पढ़नी है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, और दर नहीं कहते तो आप वेग कह दो, और इंग्लिश में कहते हैं बेटे रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटे, अभिक्रिया की दर, वेग या रेट ऑफ ए रिएक्शन। इसे आप आर से लिखा करो, आर। इसका मतलब पता क्या है, मान लो मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, आर इज इक्वल टू पी। आपको पता है कि आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है क्या है बेटे, अभिकारक। आर किसे कहते हैं, अभिकारक को, या अभिकारक को कुछ लोग कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कह दो, इसलिए तो आर से लिखा। और पी का मतलब क्या होता है, उत्पाद, और उत्पाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटे, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटे, प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर का निशान होता है
इस तीर के निशान के लेफ्ट साइड में जो होते हैं उन्हें तो कहते हैं अभिकारक, और राइट साइड में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटे, उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ यार, तुम मुझे एक बात ये बताओ कि मान लो ये रिएक्शन कहीं चल रही है, मान लो ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, तो जब ये रिएक्शन चलेगी तो इनकी सांद्रता पे क्या परिवर्तन होगा बताओ। जो अभिकारक हैं इनकी सांद्रता तो घटेगी ना बेटे, ये तो लगातार घटते चले जाएंगे और ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इनकी सांद्रता लगातार घटेगी और इनकी सांद्रता लगातार बढ़ेगी। आखिरकार ऐसा होगा कि इनकी सांद्रता 0 हो जाएगी और इनकी सांद्रता अधिकतम हो जाएगी जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। बताओ, ये बातें तो पता है ना आपको। तो मैं आपको बता रहा बेटे, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग का मतलब पता क्या है। एकांक समय में अभिकारकों की सांद्रता जितनी घट जाती है उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग, या एकांक समय में उत्पाद की सांद्रता जितनी बढ़ जाती है उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। भाई एकांक समय का मतलब 1 सेकंड कह दो, 1 मिनट कह दो, 1 घंटा कह दो, आपकी मर्जी है। तो 1 सेकंड में या एकांक समय में या इकाई समय में कह दो, इकाई समय में अभिकारकों की सांद्रता जितनी घट जाती है या उत्पादों की सांद्रता जितनी बढ़ जाती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब इन दो परिभाषाओं को अलग अलग ना लिख के मैं एक परिभाषा ही बना सकता हूँ। देखो क्या बना सकता हूँ, देखो क्या लिख रहा बेटे, मैं यहां से लिख रहा परिभाषा, मैं लिख रहा एकांक समय में, एकांक की जगह आप इकाई भी लिख सकते हो। एकांक समय में अभिकारकों, अभिकारकों ध्यान से समझियो, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में, की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कह दो या अभिक्रिया की दर कह दो। देखो सांद्रता में परिवर्तन का मतलब पता क्या है, परिवर्तन का मतलब घटना भी है, ये तो घटेंगे, इनकी सांद्रता तो घटेगी, और बेटे परिवर्तन का मतलब बढ़ना भी है, इनकी सांद्रता तो बढ़ेगी ना। तो आप दोनों बातों को मिला के लिख सकते हो और ये बिल्कुल ठीक है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम अभिक्रिया की दर को किससे लिखते हैं, आर से। तो आर का फार्मूला क्या बनेगा बेटे, आर का फार्मूला बनेगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये ध्यान रखना है आपको कि आर का फार्मूला, अभिक्रिया की दर का फार्मूला क्या होता है बेटे, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। अब डेल्टा सी क्या है, मैं यहां लिख रहा, जहां डेल्टा सी क्या है बेटे, डेल्टा सी है सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, ये तो है बेटे डेल्टा सी। ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है समय अंतराल, कि कितने समय में वो परिवर्तन हुआ है। ठीक है बच्चों, कितने समय में परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम डेल्टा टी से लिखेंगे कि वो समय कितना है। ये बात सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। अब कभी कभी एग्जाम में बेटे इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है कि आप जो है, ये जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है या अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग है आर, इसका मात्रक बताओ। तो मात्रक बताने के लिए ऊपर तो सांद्रता है और नीचे है समय। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, यही तो होता है। चलो इसे ऐसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, देखो हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ये तो हो गया सांद्रता, और समय नीचे है तो मैं लिखूंगा सेकंड इनवर्स। तो ये मात्रक हो सकता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यदि ऐसा नहीं लिख रहे, समय आप सेकंड में नहीं ले रहे, तो समय को आप मिनट में लोगे तो क्या बनेगा बेटे, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ लिख दो मिनट इनवर्स, ये भी तो मात्रक है। आप ये भी तो लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स घंटा इनवर्स। ठीक है।
तो घंटा तो समझते हो आप। अब देखो नेक्स्ट। अच्छा मान लो मैं आपको यूं कह दूं, हंसी तो नहीं आ रही किसी को? मान लो मैं आपको यूं कह दूं बेटे कि आपके पास जो अभिक्रिया है वो कोई गैसीय अभिक्रिया है, तो गैसीय अभिक्रिया को डेल्टा सी की जगह आप वायुमंडलीय दाब भी नाप सकते हो। तो मैं यहाँ एक बहुत अच्छा सा पॉइंट बता रहा आपको। मैं बता रहा बेटे, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए क्या क्या मात्रक आप प्रयोग कर सकते हो वायुमंडल सेकंड इनवर्स, और या फिर आप कर सकते हो वायुमंडल मिनट इनवर्स। वायुमंडल को एटीएम से लिखते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, हमारे देश के प्यारे बच्चे जल्दी से एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे औसत दर या औसत वेग या एवरेज रेट की। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है अभिक्रिया की दर, और आप बिल्कुल भी इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अभिक्रिया की दर का मतलब एकांक समय में सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसे कहते हैं अभिक्रिया की दर। एकांक समय का मतलब एक सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ है या एक मिनट में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, एक लेना है आपको, चाहे सेकंड लो या मिनट लो। तो एक सेकंड या एक मिनट में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, या यूं कह दो अभिकारकों की सांद्रता कितनी घटती है और उत्पादों की सांद्रता कितनी बढ़ती है एकांक समय में, बिल्कुल ध्यान से समझिए, उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग। पर हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है औसत वेग या औसत दर। तो औसत शब्द जहां आया वहां आपको एक सेकंड नहीं लेना, एक मिनट नहीं लेना, आप एक बड़ा समय अंतराल लोगे। जैसे मैं कहूं 10 सेकंड में, या कहूं 10 मिनट में, या 20 मिनट में कितना सांद्रता में परिवर्तन हुआ है। तो एक निश्चित समय अंतराल में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है ना, तो मैं लिखूंगा किसी किसी ध्यान से समझियो, किसी निश्चित समय अंतराल, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारकों या उत्पादों, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, इसे लिख सकते हो आप डेल्टा सी से। सांद्रता में परिवर्तन को लिखेंगे डेल्टा सी को औसत दर, या लिख सकते हो आर एवरेज कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? यदि सांद्रता में परिवर्तन आप देख रहे एकांक समय में, एक सेकंड में या एक मिनट में, तो वो तो है बेटे अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग। और यदि औसत दर या औसत वेग की बात कर रहे ना आप, तो आपको समय जो लेना है वो एक सेकंड नहीं लेना, एक मिनट नहीं लेना, और कुछ भी ले लियो, एक बड़ा इंटरवल लेना है। ठीक है, एक नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो इसलिए बेटे आर एवरेज का फार्मूला क्या बनेगा? आर एवरेज का वही फार्मूला बनेगा, आप लिख सकते हो प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब आपके माइंड में एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर आपने प्लस माइनस के निशान यहाँ क्यों लगा दिए? बेटे प्लस माइनस के निशान मैंने इसलिए लगाए हैं कि यदि आप बात करो कि मान लो ये रिएक्शन है मेरे पास, इधर लिख लूं मैं एक रिएक्शन, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट है, तो मुझे यूं बताओ रिएक्टेंट्स की सांद्रता लगातार घटेगी या नहीं घटेगी? रिएक्टेंट्स की सांद्रता तो बेटे लगातार घटेगी। तो रिएक्टेंट्स की सांद्रता घटेगी और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी बेटे? बढ़ेगी। तो यदि मैं आर के लिए, आर माने रिएक्टेंट्स के लिए बात करूं, तो रिएक्टेंट्स के लिए आप जो लिखोगे इस डेल्टा सी की जगह, आप डेल्टा सी की जगह लिखोगे माइनस डेल्टा आर।
तो वहां तो माइनस का निशान लगाना पड़ेगा ना, माइनस का मतलब घटेगा ना, उसकी सांद्रता घटेगी बेटे, ठीक है। और वैसे इसे निकालने का तरीका ये है कि माइनस का निशान तो होगा ही, और आपको क्या करना बेटे, आपको R2 माइनस R1 लिखना है। यानी कि पहले तो लिखनी है सांद्रता बाद वाली कि घटकर कितनी हो गई है, वो तो है R2, और घटने से पहले कितनी थी सांद्रता, वो है R1। ये बात ध्यान रखनी है। और यदि प्रोडक्ट की बात करें कि प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, तो बेटे प्रोडक्ट के लिए तो प्लस का निशान होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता लगातार क्या होती है, बढ़ती है, और डेल्टा और प्रोडक्ट की सांद्रता में ये तो परिवर्तन है, ये है सांद्रता। तो इसे मैं लिखूंगा यहाँ प्लस का निशान, और यहाँ लिखूंगा मैं P2 माइनस P1, यानी कि बाद में बढ़ने के बाद कितनी सांद्रता होगी और पहले कितनी थी सांद्रता। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मैंने प्लस और माइनस के निशान क्यों लगाए। प्लस का निशान लगाया प्रोडक्ट की जब हम बात करेंगे, उत्पाद की जब हम बात करेंगे, और बेटे माइनस का निशान इसलिए लगाया है जब हम बात करेंगे किसकी, रिएक्टेंट की। अब कुछ बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सर ये जो आप ब्रैकेट लगा रहे हैं इसका क्या मतलब है ब्रैकेट का, कि यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ लगा दिया ब्रैकेट आपने, आप कई जगह ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो ब्रैकेट का मतलब पता क्या होता है, जब किसी भी पदार्थ के संकेत को बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, उसका नाम मैंने रख दिया एक्स रख दिया, और इसे मैंने बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है एक्स की सांद्रता, एक्स की सांद्रता, या कुछ लोग इसे कहते हैं सांद्रण, सांद्रण भी कहते हैं, या कुछ लोग इसे कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान, इसे सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग इसे कहते हैं मोलर सांद्रण, मोलर सांद्रण। और बेटे कुछ लोग इसे कहते हैं मोलरता, तो आप कुछ भी कह दो जैसा आपको अच्छा लगता हो। ठीक है बच्चों, तो अगली स्टेप पे आ जाएं फिर। औसत दर तो समझ में आ गई आपके। औसत दर के बाद हम समझेंगे तात्क्षणिक वेग, या वेग नहीं कहते तो दर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर इंस्टेंटेनियस से। ठीक है, तात्क्षणिक वेग या दर या आर इंस्टेंटेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है सब बच्चों को। अब मैं आपको दो बातें बता रहा, सुनियो ध्यान से, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, सब ध्यान से सुन रहे ना बेटे। मान लो आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, और आपने रासायनिक अभिक्रिया में एकांक समय में सांद्रता में हुए परिवर्तन को देखा है। तो बेटे एकांक समय में सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं बताओ, उसे कहते हैं अभिक्रिया की दर, जो एकांक समय में परिवर्तन हुआ। और यदि एक समय अंतराल डेल्टा टी में कोई परिवर्तन होता है सांद्रता में, तो उसे क्या कहते हैं बेटे, उसे कहते हैं, ध्यान से सुनियो, उसे कहते हैं औसत दर या औसत वेग, आर एवरेज। और अब हमारा तीसरा टारगेट क्या है, देखो बोर्ड में, हमारा तीसरा टारगेट है तात्क्षणिक वेग या दर या आर इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब पता क्या है बेटे, इसका मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, लिसन केयरफुल्ली, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। मिस फील्डिंग जो बच्चा करेगा वो जिंदगी में क्लीन बोल्ड हो जाएगा, जो मिस फील्डिंग करेगा। कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही, और उस रासायनिक अभिक्रिया के किसी निश्चित क्षण की बात कर रहे, पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं हम, एक निश्चित क्षण पर या किसी क्षण पर जो सांद्रता में परिवर्तन होगा ना अभिकारकों की या उत्पादों की, उस परिवर्तन को आप कहोगे तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक में आ रहा क्षण, क्षण का मतलब मोमेंट। हम यूं नहीं कह रहे, जैसे मैं आपको कह दूं कि 2 घंटे 10 सेकंड पर कितना परिवर्तन हुआ है, ध्यान से सुनियो, 2 घंटे 10 सेकंड पर, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पर सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसे कहते हैं तात्क्षणिक वेग। मैं यूं नहीं कह रहा कि 2 घंटे 10 सेकंड में, ये टाइम इंटरवल नहीं ले रहा मैं यूं नहीं कह रहा कि 2 घंटे 10 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ सांद्रता में, मैं यूं कह रहा 2 घंटे 10 सेकंड पर, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर या उस निश्चित क्षण पर सांद्रता में जो परिवर्तन होता है
उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे, तात्क्षणिक वेग। तो मैं लिख सकता हूं किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक, ध्यान से समझते रहियो, एक निश्चित, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण, अच्छा उस निश्चित क्षण को बेटे मैं डेल्टा टी लिख रहा हूं, डेल्टा नहीं डी लिखा, डी, डेल्टा तो होता है बड़ा और डी होता है छोटा। डेल्टा माने जब लंबा टाइम इंटरवल हो या लंबा ज्यादा परिवर्तन हो तो डेल्टा, और बहुत छोटा सा परिवर्तन हो, बहुत छोटा, तो डी। ठीक है, तो मैंने लिखा किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित क्षण डी टी पर अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, और इस परिवर्तन को मैं लिखूंगा डी सी। क्या लिखूंगा बेटे, डी सी। डी का मतलब यहाँ डेल्टा ही है पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, को तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर, या आप इसे यूं लिख दो ना, आर इंस्टेंटेनियस कहते हैं। बताओ समझ में आ रही क्या बात। तो यदि मेरे से कोई पूछ लेना कि आप यूं बताओ सर आर इंस्टेंटेनियस का फार्मूला क्या होगा, तो मैं बताऊंगा फार्मूला होगा, प्लस माइनस तो लगाऊंगा ही, डी सी अपॉन डी टी। देखो समझ में आ रही क्या बात। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ भी प्लस माइनस है, यहाँ भी। आपको प्लस माइनस का तो बेटे पता ही चल गया होगा कि क्यों लगाए, पर डीसी यहाँ तो डेल्टा सी है, यहाँ डीसी है, दोनों में डिफरेंस पता क्या है। डेल्टा माने एक बड़ा परिवर्तन सांद्रता में, और डी सी का मतलब सांद्रता में एक बहुत छोटा सा परिवर्तन। ठीक है बच्चों। अब यदि मैं आपको कह दूं कि चलो हम बात कर रहे रिएक्टेंट्स के लिहाज में, ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस हमें निकालना किसके लिहाज में, रिएक्टेंट के, तो माइनस लगाओगे आप लगाओगे, जैसे मान लो रिएक्शन है रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ माइनस लूंगा क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता घटेगी, और डी सी की जगह लूंगा डी और ब्रैकेट में लिखूंगा रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट्स की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ अपॉन डी टी। बताओ समझ में आ रही क्या बात आपके। और यदि मैं इसके रेस्पेक्ट में लूं प्रोडक्ट के, तो मैं लिखूंगा आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिए लगाऊंगा प्लस क्योंकि इसकी सांद्रता लगातार क्या होगी बेटे, बढ़ेगी इसकी सांद्रता लगातार, और डी लिखूंगा और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको बिल्कुल 100%। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छी बात सीखेंगे फिर हम। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हम समझेंगे तात्क्षणिक वेग के लिए क्या लिखना, व्यंजक लिखना। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटे, देखो मैं प्रैक्टिस करवा रहा, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मान लो हमारे पास एक सिंपल सा रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सिंपल सा रिएक्शन लिया, और हमारे से किसी ने पूछा कि इस रिएक्शन के लिए आर इंस्टेंटेनियस के फार्मूले बना दो, तो 1 2 3 4 फार्मूले बनेंगे बेटे। आर इंस्टेंटेनियस के 4 फार्मूले बनेंगे, तात्क्षणिक वेग के भी और औसत वेग के भी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज रेट के भी। क्या क्या बनेंगे देखो, यदि मेरे से पूछे कोई आर इंस्टेंटेनियस, तो मैं बेटे लिखूंगा, मुझे पता है, मैं लिखूंगा डी ए अपॉन डी टी। देखो ये बात तो आपको पता है। फिर आप मुझे कहोगे कि सर यहाँ माइनस का निशान तो लगा दो, मैं कहूंगा कि हाँ लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी सांद्रता क्या होगी बेटे, इसकी सांद्रता लगातार घटेगी। और इसी का यह फार्मूला भी तो हो सकता है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी।
आपको पता है ना कि बड़े बॉक्स में, बड़े ब्रैकेट में जब बंद किया जाता है किसी भी तत्व या पदार्थ के संकेत को, तो उसका मतलब होता है सांद्रता या सांद्रण या मोलर सांद्रण। अब इसे इसके बराबर भी तो लिख सकते हो आप, डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। बताओ, लिख नहीं सकते क्या? और यहाँ तो प्लस का निशान ही लगाओगे, क्योंकि ये क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही बेटे, इसकी सांद्रता तो बढ़ेगी। और इसे इसके बराबर भी तो लिख सकते हो, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। तो बताओ, चार फार्मूले नहीं बन गए क्या? तात्क्षणिक वेग के बेटे चार फार्मूले बन गए हैं। तो ऐसा तो क्वेश्चन कर दोगे आप। अच्छा चलो, थोड़ा सा इसे खतरनाक बना रहे क्वेश्चन को, ध्यान से देखियो। मैं लिख रहा बेटे N1A प्लस N2B इज इक्वल टू, यहां लिखूंगा यार M1C प्लस M2D। चलो बच्चों, इस पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल। अब कहा कि यार हिम्मत है तो इसका R इंस्टेंटेनियस निकाल के दिखाओ। हमने कहा कि यार इस बात को तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा तो हम, पर मैं सिखा रहा, आगे कभी नहीं मुश्किल पढ़ने का, ध्यान से सीखेंगे सब बच्चे। देखो, माइनस लगेगा, पक्की बात है। अब कहोगे कि ए के तो N1 मोल हैं, यहाँ तो ए का 1 मोल था, यहाँ N1 है, तो मोलों की संख्या को बेटे हमें अपॉन में ले जाना है इस तरह, और बाकी सारी चीज वही है, डी ए अपॉन डी टी। बस इस खेल को समझ जाओ कि जो मोलों की संख्या होती है उसे 1 अपॉन में लिखना है। अच्छा, अब इसका इलाज करियो जरा N2B का। माइनस का निशान लगेगा क्योंकि ये अभिकारक है, N2 है तो नीचे जाएगा 1 अपॉन N2, और आप लिखोगे DB अपॉन DT। बताओ, समझ में आ रही क्या बात? अच्छा, इनका भी दो गरीब आदमियों का इलाज करो। यहाँ तो प्लस का निशान लगेगा, 1 अपॉन M2, जो मोलों की संख्या है उसे अपॉन में ले जाना है, D कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन DT। इसका भी करो, प्लस 1 अपॉन M2 D कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन DT। बताओ, समझ में आई क्या बात? तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और मान लो, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास पेपर में, मान लो उन्होंने कह दिया कि N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, आपको पता है। यूं कहा कि यार सुना तुम बहुत इंटेलिजेंट होगे, जरा इसका इलाज करके दिखाओ, तो आप कहोगे कि हाँ कर देंगे इलाज, बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो R इंस्टेंटेनियस यदि आपको इसका निकालना है तो माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन DT, क्योंकि इसका तो 1 मोल है ना। जब इसका 1 मोल है तो मैं 1 अपॉन कुछ लिखने का ही नहीं है, पर इसके तो 3 मोल हैं, तो मैं लिखूंगा माइनस और लिखूंगा 1 अपॉन 3। बताओ, समझ में आ रहा क्या? ये 3 है तो 1 अपॉन 3 के लिए लेके गया हम, और यहाँ लिखूंगा D कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन DT। बताओ, समझ में आ रहा क्या बेटे? चलो, इसका भी बेचारे का कर रहे इलाज। ये तो प्रोडक्ट है, प्लस का निशान लगेगा, और यहाँ लिखेंगे बेटे हम, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 D कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन DT। बताओ बेटे, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे क्या? कर लोगे? अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर रहे हैं, एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन मार रहे। चलो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बच्चों, देखो बेटे, आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है, पेज नंबर देख लेना क्या है, उदाहरण नंबर 4.2 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें इन्होंने कहा 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया, एक अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, N2O5 की सांद्रता बदल बदल के चेक करेंगे। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर थी, जो 184 मिनट बाद घटकर कितना टाइम दिया, 184 मिनट। तो मैं लिखूंगा यहाँ डेल्टा टी बराबर 184 मिनट, ये लिख लिया मैंने, और लिखूंगा डेल्टा सी सांद्रता में परिवर्तन। डेल्टा सी को आप बेटे ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा सी नहीं लिखते तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा N2O5। N2O5 की सांद्रता ही तो बदल रही, कितनी हो रही देखियो जरा, कितनी कह रहे हैं,
ये कह रहे कि सांद्रता पहले तो थी 2.33, अब होगी 2.08। तो यूं बताओ 2.08 में से ही तो घटेगा 2.33 बेटे। आपको पता है कि जो बाद वाली सांद्रता है उसमें से हम घटाते हैं पहले वाली सांद्रता। तो ये कितना आ जाएगा, देखो छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगा, और कितना आएगा बेटे माइनस में 0.25। ये आ गया हमारे पास डेल्टा सी कह दो, या कह दो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब क्या कह रहे हैं, यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। समीकरण दे रखी इन्होंने 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। ये इक्वेशन दे रखी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों मिनटों सेकंडों में पद में कीजिए। हमारे से बेटे आर एवरेज पूछ रहे हैं, आर एवरेज पूछ रहे किस किस में, एक तो पूछ रहे मिनट में, एक पूछ रहे हैं हमारे से घंटों में, और एक पूछ रहे हैं सेकंड में। ठीक है कोई बात नहीं, बता देंगे हम। और बेटे और क्या पूछ रहे, और पूछ रहे इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर, NO2 बन रहा ना इसमें, तो एक पूछ रहे हैं हमारे से डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। दो चीजें, दो क्या ये तो चार होगी, एक दो तीन और एक चार चीजें पूछ रहे। तो करें स्टार्ट। तो इसे सबसे पहले इसे कर रहा मैं मिनट में निकाल रहा। नंबर एक, मिनट में ऐसे इसलिए निकाल रहा बेटे क्योंकि समय मिनट में दे रखा ना। तो आप एक काम करो बेटे, आप मुझे एक बात बताओ, इस समीकरण को देखते रहिए ध्यान से, और आर एवरेज का फार्मूला बताओ मुझे। आर इंस्टेंटेनियस की तरह ही होता है आर एवरेज, ठीक है। आर एवरेज का हमें लेना किसके हिसाब से, N2O5 के हिसाब से, क्योंकि इसकी सांद्रता में ही परिवर्तन पता है। तो ये क्या है, अभिकारक है तो माइनस का निशान लगाऊंगा, 2 है तो 1/2 लगाऊंगा, और फिर उसके बाद लगाऊंगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। देखो इन्होंने आर एवरेज कहा, यदि ये आर इंस्टेंटेनियस कहते ना फिर मैं डेल्टा की जगह लिखता डी। क्या लिखता बेटे, डी लिखता। पर टाइम तो देख लो 184 मिनट, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है, तो वहां डी तो लग ही नहीं सकता, वहां तो बेटे डेल्टा ही हमें लगाना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट करो, चलो ये तो हो गया माइनस का 1/2 इंटू डेल्टा N2O5 का कंसंट्रेशन हमने निकाल रखा है, कहाँ निकाल रहा था, ये रहा, ये है -0.25 अपॉन डेल्टा टी हमारे पास है ये रहा 184। तो माइनस से तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और बेटे 2 से जब इसे काटोगे ये हो जाएगा 0.125, ऐसा ही तो होगा। तो हमारे पास बचा, ऊपर तो बचा 0.125 और बटे में क्या बचा बेटे 184। जब आप इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.000679, और फिर आपको पता है कि दशमलव को हमें यहाँ ले जाना पड़ेगा। जब दशमलव को यहाँ ले जाओगे तो 6.79 गुणा 10 की घात माइनस 1 2 3 4, इतना ये आया हमारे पास मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। एक आंसर तो ये आ गया हमारे पास पहला। देखो मिनट में था ना तो मिनट इनवर्स। अब आपको क्या करना है बेटे कि ये जो मिनट इनवर्स है इसे बदलना है किसमें, सेकंड में, क्योंकि सेकंड क्या पहले इसे कर लो तुम घंटे वाले को, और वाले को। तो और में जब कन्वर्ट करोगे, यहां से कर रहा मैं सेकंड पार्ट, ध्यान से समझिए जरा। यदि आप इसे घंटे में कन्वर्ट करना चाह रहे तो 6.79 गुणा 10 की घात -4 है, और आपको पता है कि ध्यान से समझिए मोल बटे लीटर और बटे मिनट है ना, मिनट बटे में ही तो है मिनट। देखो मिनट की घात -1 का मतलब मिनट बटे में है, और इसे बदलना चाह रहे हैं हम घंटे में। तो आप मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, 60 से भागी तो करोगे, और ये बटे के भी बटे में पहुंच गया तो ऊपर ही तो जाएगा। तो इसलिए आपको इसे यदि घंटे में बदलना तो 60 से गुणा करो, क्योंकि ये ऊपर जाके गुणा ही होनी है। तो जब आप बेटे इसे 60 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 40, इसकी और इसकी गुणा करनी ना हमें, 407.40,
और गुणा 10 की घात कितनी है हमारे पास, -4। अब इस दशमलव को हमें यहाँ लेके जाना है, ये हो जाएगा 4.0740 गुणा 10 की घात माइनस के तो 4 ये रही और 2 घात ये होगी प्लस की, तो क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 4.0740 गुणा 10 की घात कितनी बचेंगी यहाँ, -2। और मात्रक आपको पता ही है, मोल, लीटर इनवर्स और घंटे इनवर्स। एक दूसरा आंसर ही आ गया हमारे पास। अब बताओ क्या निकालना, और तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या निकालना बेटे, बताओ कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा सेकंड वाला निकालना है। मिनट वाला आंसर है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा बेटे, यहाँ से लिख दूं थर्ड। ये मिनट वाला आंसर कहाँ है हमारा, ये रहा 6.79 गुणा 10 की घात -4 मिनट है। और आपको इस मिनट को किस में बदलना, सेकंड में। तो मिनट बटे में है और उसे सेकंड में बदलना, तो 60 से आप गुणा करोगे तो इसे आप 60 से भाग करोगे, इसे सेकंड में बदलने के लिए। देखो मैं समझा रहा दोबारा, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, यही तो है। इस मिनट को यदि सेकंड में बदलना तो आप इसे 60 से गुणा ही तो करोगे, और जब 60 से गुणा करोगे तो पूरे फार्मूले के बटे में ही तो आया 60, तो इसलिए मैंने इसके बटे में लिखा है 60। तो जब आप इसे 60 से भाग करोगे ना बेटे, तो ये आ जाएगा, इसे तो कर लेना आप, ये आ जाएगा आपके पास 1.13 गुणा 10 की घात -5 और मात्रक होगा मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। लो 3 तो पार्ट ये निकल गए बेटे हमारे। कितने पार्ट हुए, ये हुए हमारे 3 पार्ट। अब आ जाओ आप अगली बात। एक और भी तो बात पूछी उन्होंने हमारे से, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा। उन्होंने पूछा कि NO2 की सांद्रता में परिवर्तन बताओ, परिवर्तन की दर। यहां कर दो इसे नंबर 4। आप मुझे एक बात बताओ बेटे, इन्होंने जो हमें, यदि मैं पूछ लूं आर एवरेज निकाल लो जरा, आर एवरेज इसके हिसाब से निकाल लो, NO2 के हिसाब से, तो क्या लगाओगे आप फार्मूला। प्रोडक्ट है तो प्लस लिखोगे, 4 है तो लिखोगे 1/4 और यहाँ लिखोगे डेल्टा NO2 का कंसंट्रेशन अपॉन, फिर क्या लिखोगे बताओ, फिर लिखोगे आप डेल्टा T। ठीक है, और ये हमारे से पूछ रहे हैं इतनी बात, तो इस 4 को इसमें गुणा करोगे ना, तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू आर एवरेज में गुणा करनी है 4 की। देखो 4 की गुणा कर रहा मैं, और आर एवरेज मिनट में आपने ज्ञात कर रखा है, कहाँ था वो, ये रहा 6.79 गुणा 10 की घात -4, 6.79 गुणा 10 की घात -4 और इसमें 4 की गुणा करनी है। 4 की तो गुणा इसमें कर दोगे आप, तो जब आप इसमें 4 की गुणा करोगे बेटे, ये आएगा 2.72 गुणा 10 की घात -3 और मात्रक आपका वही है, मात्रक तो मिनट वाला ही है ना, तो लिख सकते हो आप मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। ये आंसर है आपका। ठीक है बच्चों, अच्छा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर 1-2 क्वेश्चन और कर रहे हैं NCERT के। ले लिया बेटे, ठीक है। अच्छा देखो बेटे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, पाठ्य निहित प्रश्न 4.1 यानी चौथे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। इन्होंने दिया है R इज इक्वल टू P अभिक्रिया के लिए, यहां लिख रहा मैं, R इज इक्वल टू P कोई रिएक्शन है, अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 m से 25 मिनट में, डेल्टा T लिख रहा बेटे मैं, डेल्टा T हो गया 25 मिनट, 25 मिनट में कितनी हो जाती है, 0.02 हो जाती है। तो आप निकाल सकते हो डेल्टा R। डेल्टा R निकालने के लिए बाद वाली सांद्रता कितनी है, 0.02 और पहली सांद्रता कितनी थी, 0.03। जब आप इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, -0.01। इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है।
फिर क्या कहा इन्होंने, हो जाती है, औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। तो ये हमारे से पूछ रहे आर एवरेज, और किस किस में पूछ रहे, एक तो पूछ रहे ये मिनट में और एक पूछ रहे बेटे सेकंड में। तो दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में हम मिनट में निकाल लेंगे और दूसरे में निकाल लेंगे बेटे सेकंड में। तो जब आपको आर एवरेज निकालना है तो बताओ आर एवरेज किस तरह निकाल लोगे आप, माइनस का निशान लगेगा और यहाँ लिखा जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, अब बताओ माइनस का निशान लगा दिया, डेल्टा आर हमने निकाल रखा है -0.01, देखो निकालना नहीं था ये आया था वैल्यू, अपॉन डेल्टा टी ये लिखा हुआ 25 मिनट। तो माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, 0.01 बचा और 25 बचा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता ही है आप क्या करोगे, इस दशमलव को हटा के ऊपर तो 1 है, 25 है और नीचे आपने लगा दिए 2 जीरो। ठीक है, अब आप एक काम करो आसान करने के लिए सवाल को, 2 जीरो तो ऊपर बढ़ा दो और 2 जीरो बढ़ा दो नीचे और 25 चौक कर दो 100। ये 10 की घात कितनी है, 4, तो 4 गुणा 10 की घात, नीचे 4 है तो ऊपर जाके माइनस की 4 हो जाएंगी। मात्रक आपका वही है पुराना, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब सेकंड पार्ट में बताओ क्या करना, सेकंड पार्ट में हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में। मिनट में हमने निकाल दिया, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आर एवरेज इज इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात -4 को भाग कर दो आप 60। ठीक है, अभी बताया था ना कि मिनट वाले मात्रक को सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप इसे 60 से भाग करोगे बेटे, तो 60 से भाग करके आ जाएगा 6 पॉइंट, अपने आप देख लेना भाग करके, 6 गुणा 10 की घात -6 मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और क्या लिखूं अब, सेकंड इनवर्स। ये हो गया बेटे क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आप देख लो इसका सेकंड, 4.2 देख रहे हैं ना आप, 4.2 2a इज इक्वल टू उत्पाद, यहां लिख रहा हूं मैं 4.2, यहां लिख दो बेटे, यहां तो दिखाई देगा, यहां से कर रहा हूं, 2a इज इक्वल टू उत्पाद, उत्पाद माने प्रोडक्ट। अब क्या कह रहे देखें, 2a इज इक्वल टू उत्पाद अभिक्रिया में a की सांद्रता 10 मिनट में, 10 मिनट दे रखा टाइम, लिख दिया डेल्टा टी बराबर 10 मिनट, 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ डेल्टा ए। ठीक है बेटे, कितने से कितनी हो जाती है, 0.5 से 0.4, तो मैं लिखूंगा 0.4 माइनस 0.5, बाद वाली में से पहले वाली घटानी चाहिए ना। तो बेटे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -0.1, ये आ गया डेल्टा ए। अब क्या कह रहे देखो, अब कह रहे हैं इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया का वेग बताना, समय अंतराल के लिए बताना, तो समय अंतराल के लिए तो आर एवरेज निकलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आर एवरेज इज इक्वल टू, ये माइनस का निशान, ये 1/2, और यहाँ क्या लिखोगे बेटे, यहाँ लिखोगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये लगा दिया हमने -1/2, और ये तो हमने निकाल रखा कितना है, -0.1 अपॉन डेल्टा टी कितना है बेटे, देखियो 10 मिनट है, माइनस से माइनस कट गया, और ये हो गया आपका, ऊपर तो 0.1 है और नीचे है 10 दूनी 20। आपको पता है कि आप इस दशमलव को हटाओगे तो 1/200 हो जाएगा, और 1 के 200 टुकड़े आपको करने, तो कितना आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा 005। मात्रक आप लिख दोगे मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ये आंसर है, क्योंकि मिनट में है ना, देखो यहाँ समय अंतराल किसमें दे रखा, मिनट में। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, अच्छा तुम जल्दी से लियो बेटे, स्क्रीनशॉट ले लिया।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आज की पढ़ाई आई होगी कि हमने क्या डिस्कस किया है। बस बच्चों मेरा कहना तो यही है कि प्लेलिस्ट में जाकर ही अपनी पढ़ाई करो और बच्चों अपने नोट्स सबको बनाने हैं। ठीक है बेटे, सब बच्चे अपने नोट्स बनाएंगे, एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। और पढ़ाई में लगे रहो जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम भी बढ़िया तरीके से फोड़ना है और कंपटीशन भी फोड़ना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।